तालियां। इस प्रोग्राम को इस वक्त जी सलाम के जरिए बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। तालीम से बदलेगी तस्वीर। जी हां, बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर के यहां पर आज चर्चा होगी और अगले 2 घंटे तक हम बात करेंगे कि तालीम की खुशबू को कैसे दुनिया भर में महकाया जा सकता है, इसके किस कदर फायदे हैं, किस तरह हम अपनी कौम की, मिल्लत की, इस पूरे मुआशरे की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी तकरीब। मैं इस वक्त हमारे बीच में सहारनपुर के मेयर संजीव वालिया साहब भी, सहारनपुर नगर निगम के मेयर संजीव वालिया साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और मैं उन्हें स्टेज पर मदऊ करना चाहता हूं, उनको दावत देना चाहता हूं। प्लीज आप स्टेज में आए संजीव वालिया साहब। और संजीव वालिया साहब का खैर मकदम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए बुके लेकर हाजिर हो रहे हैं मोहसिन बिलाल साहब। मैं उन्हें मदऊ करूंगा कि हमारे संजीव वालिया साहब का खैर मकदम करें। और उनके साथ हैं प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर असलम खान साहब। तो आइए मोहसिन बिलाल साहब, खैर मकदम कीजिए संजीव वालिया जी का। मैं बुलाना चाहूंगा मुशाहिद अली साहब को संजीव वालिया साहब का खैर मकदम करने के लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जुल्फान अहमद साहब को। संजीव वालिया जी मेयर सहारनपुर नगर निगम का इस्तकबाल करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप डोडा साहब को, संजीव वालिया जी का इस्तकबाल करेंगे। मैं रश्मि टेरेंस साहिबा को भी बुलाना चाहूंगा, एरोन एजुकेशन की रूह रवा हैं, वो मेयर सहारनपुर संजीव वालिया साहब का खैर मकदम करेंगे। तालीम से बदलेगी तस्वीर, बेहद खास प्रोग्राम, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। हमारे मुल्क और दुनिया भर के नाज़रीन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है इस चर्चा को सुने। बहुत सी बातें, बहुत खास बातें, काम की बातें यहां से आज निकल कर आएंगी। नेशनल मेडिकल कॉलेज कैंपस सहारनपुर से 50 बेड का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, जिसको लेकर के डॉक्टर असलम खान साहब दुनिया भर में नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बे नबवी को लेकर के बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और आज इनकी काविशों का नतीजा है ये शानदार कैंपस, ये शानदार हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। मैं इस वक्त संजीव वालिया साहब से गुजारिश करूंगा मेयर सहारनपुर यहां पर आए और कुछ शब्द, कुछ लफ्ज हम तमाम लोगों के लिए रखें। इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है जी सलाम के जरिए। आइए सर, जोरदार तालियां। डॉक्टर असलम खान साहब का और जी सलाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सहारनपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जी सलाम ने तालीम से बदलती तस्वीर, इस शीर्षक पर जो कार्यक्रम सहारनपुर में आयोजित किया है, इस सब के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हुए अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर असलम खान साहब मेरे पुराने मित्र हैं, समाज सेवा में, सहारनपुर के विकास में, सहारनपुर नगर निगम में कदम दर कदम मेरे साथ मिलकर यहाँ की तरक्की के लिए लगातार लगे रहते हैं। इसके लिए भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और निश्चित तौर से तालीम से जो आपने बदलेगी तस्वीर, निश्चित रूप से ये कोई कहने की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई से, पढ़े लिखे लोगों से हर सूबे की, हर शहर की, हर देश की तस्वीर बदलती है। जितना हमारा समाज जागरूक होगा, पढ़ाई लिखाई में आगे जाएगा, तो निश्चित तौर से हम सब लोग तरक्की की तरफ आएंगे। आज जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया उस सब के लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वालिया साहब, आपने अपनी अहम राय रखी और आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मैं सबसे पहले डॉक्टर असलम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि खास तौर से इस्तकबाल करें, आपको अवार्ड से नवाजें। भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड, खास तौर से ये अवार्ड जिसको नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के जरिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान संजीव वालिया साहब को दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। और भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड संजीव वालिया साहब को। तालीम बेहद खास ये मौजू है हमारा, तालीम और सेहत। खासतौर से 2 ये विषय हमने आज चुने हैं जिस पर हम बात करेंगे। और अभी खासतौर से अवार्ड सेरेमनी,
बेहद खास, और इसमें और लोगों को भी नवाजा जाना है, इस्तकबाल किया जाना है। और ये तस्वीरें, ये खास मौका, जोरदार तालियां संजीव वालिया साहब को इस वक्त भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड से नवाज रहे हैं डॉक्टर असलम खान साहब। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर असलम खान साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सरफराज किया गया है। और यह बहुत खास लम्हा, बहुत खास मोमेंट, सुनी जो उनकी आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, सुनी जो उनकी आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। और मैं बता दूं कि डॉक्टर असलम खान साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पिछले महीने नवाजा गया है, खासतौर से मिस्र में। एक बार असलम खान साहब के लिए जोरदार तालियां। और वो पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें वहां खासतौर से नेचुरोपैथी के शोबे में, तिब्बे नबवी के शोबे में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। मैं चाहूंगा कि संजीव वालिया साहब वो अवार्ड डॉक्टर असलम खान साहब को आज इस मंच से, इस स्टेज से दे, और हिंदुस्तान भर में ये मैसेज जाए कि किस तरह से हिंदुस्तान की क़यादत, खासतौर से हमारी अपनी रिवायती जो तिब्ब है, तिब्बे नबवी, तिब्बे यूनानी, तिब्बे आयुर्वेदिक और खासतौर से नेचुरोपैथी में तेजी से हम अपना लोहा दुनिया भर में मनवा रहे हैं। तो मिस्र में यह अवार्ड खासतौर से दिया गया था डॉक्टर असलम खान साहब को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और मैं खासतौर से बुलाना चाहूंगा सीईओ को, खासतौर से दानिश खान साहब को। दानिश खान साहब नेशनल मेडिकल कॉलेज के सीईओ हैं और फार्मा के भी सीईओ हैं। सीएसआर आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी उन्हें पिछले दिनों नवाजा गया है। तो मैं चाहूंगा कि मेयर संजीव वालिया साहब सीईओ दानिश खान साहब को, जो कि इस पूरे कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं और खासतौर से इस फार्मा के कर्ता धर्ता हैं, उन्हें इस अवार्ड से, जो कि उन्हें पिछले दिनों नवाजा गया था, सीएसआर आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से संजीव वालिया जी नवाज रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे शख्स हैं दानिश खान साहब जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था। एक बार जोरदार ताली, सहारनपुर का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव, दानिश खान साहब। और हम अपनी इस अवार्ड सेरेमनी को और आगे बढ़ाएंगे। भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल देने जा रहा है। मैं संजीव वालिया जी से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड प्रदान करें। यहां पर मौजूद जो हमारे खास लोग हैं जिनको इसके लिए चुना गया है, तो मैं सबसे पहले केएल अरोड़ा साहब को स्टेज में बुलाना चाहूंगा। एनजीओ के संचालक हैं और आयुर्वेद के लिए मुल्क और दुनिया भर में बहुत काम कर रहे हैं। केएल अरोड़ा साहब को संजीव वालिया साहब इस वक्त अवार्ड से नवाजेंगे। मैं गुजारिश करूंगा केएल अरोड़ा साहब मंच पर आए। जोरदार ताली केएल अरोड़ा साहब के लिए। भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड सेरेमनी नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की तरफ से यह खास उन लोगों के लिए जिन्होंने आयुर्वेद के लिए, यूनानी के लिए, हमारी अपनी रिवायती तिब्ब के लिए मुल्क की खिदमत की है, गरीबों की खिदमत की है और लाइलाज मर्जों का इलाज किया है। केएल अरोड़ा साहब जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और आयुर्वेद के लिए बहुत जुट कर काम कर रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि आज ये अवार्ड, भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड, आपको दिया जा रहा है नेशनल मेडिकल कॉलेज की जानिब से। मैं भरत अजमेरा जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। एंटरप्रेन्योर हैं, मलेशिया से तशरीफ लेकर आए हैं, खासतौर से एशिया टूरिज्म सोसाइटी के सदर हैं आप, और आयुर्वेद के लिए, यूनानी के लिए आप मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत काम कर रहे हैं। इसको फैलाने के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए, हर दिल अजीज बनाने के लिए भरत अजमेरा साहब, उनको भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड से नवाज रहे हैं संजीव वालिया, मेयर सहारनपुर नगर निगम। जोरदार तालियां, तालियों का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए साहब। इस वक्त मुल्क ही नहीं, दुनिया भर में। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य मनीष जी भी हैं, उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आचार्य मनीष जी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं। हिंदुस्तान के आयुर्वेद के लिए आपकी खिदमात को देखते हुए भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड आपको नेशनल मेडिकल कॉलेज की जानिब से दिया जा रहा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि आप इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और मैं अब बुलाना चाहूंगा गोल्ड मेडल के लिए इसके बाद खासतौर से तीन ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें गोल्ड मेडल से सरफराज किया जाना है नेशनल मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए। मैं मजाजुल हक साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आपने एनएमसी कॉलेज से यूनानी में
यूनानी तिब्ब में टॉपर किया है। और खासतौर से भारत राष्ट्र रत्न अवार्ड इस वक्त आयुर्वेदाचार्य आचार्य मनीष जी को मेयर संजीव वालिया साहब के जरिए। तो बेहद खास तकरीब, ये वो मौका है, ये वो खास पल है जिसमें हम उन खिदमात को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एहतराम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इज्जत अफजाई हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, यूनानी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी है, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में इसके लिए काम कर रहे हैं। और चाइना जिस तेजी से नेचुरोपैथी के शोबे में बढ़ा है, उसको देखते हुए हिंदुस्तान को और मजबूत कदमों की इस वक्त जरूरत है, और यही सोच है नेशनल मेडिकल कॉलेज की। और मैं इस वक्त अब गोल्ड मेडल अवार्ड सेरेमनी के लिए मजाजुल हक साहब को इस वक्त बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। इन्हें मेयर संजीव वालिया साहब अवार्ड से सरफराज करेंगे, गोल्ड मेडल से सरफराज करेंगे। खासतौर से एनएमसी कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज से आपने यूनानी में टॉप किया है। डॉक्टर जुल्फकार और डॉक्टर इशरत रजा अंसारी और डॉक्टर जुल्फकार साहब भी इस वक्त आ जाएं स्टेज पर। एनएमसी कॉलेज से आयुर्वेद में आपने टॉपर किया है डॉक्टर जुल्फकार साहब। नोएडा में इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत तेजी से आप आयुर्वेद के शोबे में अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहे हैं। आपको अवार्ड से नवाज रहे हैं संजीव वालिया जी, मेयर सहारनपुर। डॉक्टर इशरत रजा अंसारी साहबा, डॉक्टर इशरत रजा अंसारी भी हमारे साथ हैं। आपने होम्योपैथ में टॉप किया है नेशनल मेडिकल कॉलेज से। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज का नाम मुल्क भर में रोशन किया और आज अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां। जी, ये अवार्ड सेरेमनी संजीव वालिया जी डॉक्टर जुल्फकार साहब को, जो नोएडा से आए हैं, तशरीफ लेकर आए हैं और नोएडा दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनएमसी से आपने आयुर्वेद में टॉप किया, नेशनल मेडिकल कॉलेज से सहारनपुर से, और आज आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम की अब, जी बिल्कुल, आप इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हिंदुस्तान और तमाम मुल्कों की, अलग अलग मुल्कों की, क्योंकि जी इस्लाम इंटरनेशनल चैनल है और 100 से भी ज्यादा मुल्कों में इस वक्त इस तकरीब को लोग देख रहे हैं। तो जो भी नए नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इमरान खान आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल सहारनपुर प्रेजेंट्स तालीम से बदलेगी तस्वीर में एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इल्म में भी सुरूर है जो जन्नत से कम नहीं। जी हां, तालीम इंसान के लिए दुनिया को भी जन्नत बना देती है। जोरदार तालियां। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, तालीम से भी घर रोशन हुए करते हैं। तो मुल्क, कौम और मिल्लत जब तालीम के रास्ते बढ़ते चले जाते हैं तो जाहिर है तस्वीर बदलती है। तस्वीर हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की बदलती है और हमारी तरक्की की बदलती है। एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनती है जिसे कि हर कोई देखना चाहता है, हर कोई निहारना चाहता है, आंखों में बसा लेना चाहता है। और इसी जज्बे को समझा है नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के बानी डॉक्टर असलम खान साहब ने, जिन्होंने आज नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के इस कैंपस से इस खास तकरीब के जरिए हमारे समाज में इल्म के लिए चल रही काविशों के सफे टटोलने की एक पहल की है। और उम्मीद है कि बात जब यहां से निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये खुशबू अगर उड़ी है तो इस पूरे जहां को महकाएगी। हम तमाम लोग ये उम्मीद करते हैं। डॉक्टर असलम खान साहब, जिन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि एमईएस में उस वक्त मुल्क के पहले एमडी आयुर्वेद के तौर पर ज्वाइन किया था और बड़ी लंबी खिदमत को अंजाम दिया। उसके बाद समाज में, मुआशरे में सेहत और तालीम के दायरे को और वसी बनाने के लिए इन्होंने कुदरती तिब्ब की अहमियत को समझते हुए 15 मई 1984 को एमईएस छोड़ करके नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी कि एनएमसी सहारनपुर का आगाज किया। और इसका इफ्तिताह हम आपको बता दें, उस वक्त की मरकजी वजीर सेहत मैडम मोहसिना किदवई साहिबा ने किया था। तब से ये कॉलेज आज इल्म की रोशनी बिखेर रहा है आज तक। और खास तौर से नेचुरोपैथी, इसके लिए इस कॉलेज ने बड़े काम किए हैं। हमारे पुरखों की जो हजारों साल पुरानी रिसर्च है, अल्लाह की जो नेमत है नेचुरोपैथी, कुदरत से सीधे इलाज करने की जो
तरकीब है, तरीकाकार है, उसको फैलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा ताउन रहा है। एक बार जोरदार तालियां एनएमसी के लिए, नेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए, डॉक्टर असलम खान साहब के लिए। तो एक छोटा सा वक्फा मैं यहां पर लूंगा और वक्फे के बाद तालीम से बदलेगी तस्वीर इस खास चर्चा में अभी हाजिर हो रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आप रहिए जी सलाम के साथ। तालीम से बदलेगी तस्वीर को स्पॉन्सर्ड बाय सर्वोकॉन। खैर मकदम है आपका जी सलाम पर इस वक्त बेहद खास प्रोग्राम में, बेहद खास तकरीब में। इस वक्त हम सहारनपुर के नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के कैंपस में है और यहाँ पर एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया है। आपको ब्रेक से पहले मैं बता रहा था क्यों इस वक्त इस चर्चा की जरूरत पड़ी है। खास बात तालीम और अच्छी सेहत, ये बहुत खास जरूरत है इस मुल्क की। इसको लेकर के कितना काम हुआ है, किस तरह के काम की जरूरत है, इस पर आज बहुत गंभीरता से, संजीदगी से बात करने की जरूरत है। और डॉक्टर असलम खान साहब जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के बानी हैं, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। एक जो पौधा लगाया था आज वो दरख्त बन चुका है और सालों की जो उनकी रिसर्च है वो आज काम कर रही है। सस्ता इलाज, नेचुरल इलाज, बेहतरीन इलाज और दुनिया भर में माना हुआ इलाज, ये कोशिश है। तो तालीम कैसे
तस्वीर बदलती है, इस पर हम बात करेंगे। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अपने बेहद खास मेहमानों को। मैं दावत देना चाहूंगा इस वक्त इस डायस पर खासतौर से डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड के, और एक बड़े जाने माने एजुकेशनिस्ट भी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका खैर मकदम करेंगे हम। प्रोफेसर MM अंसारी साहब, साबिक मेंबर UGC और एक बड़े एजुकेशनिस्ट, आपको भी मैं डायस पर मदद करना चाहूंगा। डॉक्टर असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज भी तशरीफ लाएं। और मैं दानिश खान साहब को भी बुलाना चाहूंगा, जो कि CEO हैं NMC फार्मा के। भरत के अजमेरा साहब भी जरूर आए, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं एंटरप्रेन्योर चैम्बर, मलेशिया से आप आए हैं और खास तौर से यूनानी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के लिए आप वहां पर बहुत काम कर रहे हैं। वहां मलेशिया और उसके आसपास के मुल्कों में आपने बहुत काम किया है हिंदुस्तान की इस रवायती तिब्ब को फरोग देने के लिए। मैं उनसे भी बात करूंगा। और डॉक्टर अयाज साहब को भी मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। अयाज अहमद साहब HOD हैं ग्लोकन यूनिवर्सिटी के। तो आइए शुरुआत करते हैं सर। आपको मैं मदद करता हूं, इसके बाद आइए शुरुआत करते हैं यहां से। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब के पास आना चाहूंगा। और खास बात यह, इस प्रोग्राम के जरिए आप भी जुड़ सकते हैं। मेरे साथी शुएब रजा आपके बीच है, शुएब आपके बीच रहेंगे। आप शुएब के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, आपके साथ हैं, आपके बीच रहेंगे। जो भी बात आप कहना चाहते हैं तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ख्वाजा साहब, अच्छी तालीम, सस्ती सेहत, यह बहुत बड़ी जरूरत है। सबसे पहले तो मुझे समझाइए क्यों, और इस मुल्क के लिए क्यों। अपना माइक लीजिए सर और इस प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए आपके साथ सबसे पहले। जी हेलो जी। सबसे पहले तो मैं जी सलाम को इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि आप मुल्क के कोने कोने में लोगों को, इस देश को, हमारे समाज को के अंदर एक जागृति पैदा करने का जो आपने एक तहरीक शुरू की है, उसी की ये कड़ी है कि आज आप सहारनपुर में खड़े हुए हैं। जी। और खुशी इस बात की है कि जब मैं यहाँ ऑडियंस को देख रहा हूँ तो यहाँ शहर के मेयर से लेकर और जो शहर के अंदर हमारे गण्यमान्य बहुत सारे व्यक्ति हैं, मुअज़्ज़िज़ हजरात हैं, शख्सियात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं स्कूल कॉलेजों के, तो बड़ी एक अच्छी मुझे यहाँ पे ऑडियंस दिखाई दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि सहारनपुर एक जिंदा शहर है जिसमें लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, तरक्की के बारे में सोचते हैं, तालीम के बारे में सोचते हैं, और आज इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं। तो आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। अब आइए उस सवाल की तरफ जिस तरफ आपने मुझसे पूछा है। जी। आपके प्रोग्राम का जो आज मौजू है वो है तालीम से बदलेगी तस्वीर। जी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि तालीम से बदलेगी तकदीर। क्या बात, शायद मेरी बात पहुंची नहीं आप तक। वाह। देखिए, हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज तरक्की की दौड़ में इस वक्त सबसे ऊंची छलांग लगाने के कगार पर खड़ा हुआ है। इस वक्त पूरे मुल्क ने, जब मैं मुल्क की बात करता हूं तो एक बात यहां आगे बढ़ने से पहले कहता चलूं कि अब हिंदू और मुसलमान और सिख का नाम लेकर बात करना इस राष्ट्र को छोड़ देना चाहिए। हम मुल्क की बात करें, वतन की बात करें, और वतन में हमारे जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि तालीम हर घर में पहुंच जाए, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से बिजली का बल्ब और बिजली के पोल हर गांव तक पहुंच गए। क्या बात। और अब तो ये मिसाल भी दे सकते हैं कि जिस तरह से मोबाइल लोगों के पास पहुंच गए, वो भी आप कह सकते हैं। वो ज्यादा बेहतरीन मिसाल होगी। अब जो बात है कि तालीम से बदलेगी तस्वीर। जी। देखिए, तालीम से इंसान इंसान बनता है, तालीम से इंसान साइंटिस्ट बनता है, तालीम से इंसान इंटेलेक्चुअल बनता है, तालीम से इंसान अच्छा ब्यूरोक्रेट बनता है, तालीम से अच्छा इंसान एक वकील और एक जज बनता है,
तालीम से इंसान एक थिंकर, एक सोच पैदा करने वाला बनता है। तालीम से एक इनकलाबी पैदा होता है। तालीम से एक इंसान के अंदर इंसानियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि इंसानियत की किस तरह से खिदमत की जाए, किस तरह से इंसान को आगे लेके चला जाए, किस तरह से उसकी नशोनुमा की जाए, किस तरह से उसके मिजाज में, उसकी तबीयत में, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में, उसकी पूरी शख्सियत में किस तरीके से उसकी किरदार साजी की जाए, ये सारा काम तालीम करती है। और तालीम का कोई बदला नहीं होता। अब जहां पे हम खड़े हुए हैं, देखिए हमारे मुल्क में सियासतदान अपनी सियासत का काम करें, तालीम से जुड़े हुए लोग सियासत ना करें, तालीम का काम करें, जैसे हमारे असलम साहब कर रहे हैं, और न मालूम कितने हजारों असलम साहब इस देश के अंदर मौजूद हैं जो मुल्क को बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हर शख्स सियासत करने लगेगा तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही, तरक्की, बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अहम बात कही कि तालीम से जुड़े लोग तालीम का काम करें, सियासत ना करें। इसलिए मैं शुरू में दो बातें खास तौर से, जी मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा, बस दो बातों को दोहराता चलूं। पहली बात जो मैंने कही है वो ये है कि अब हम मुल्क की बात करें और एक हिंदुस्तानी कौम की बात करें, और ये जो बीच में हम ABC करके हम बात करते हैं, पहले तो हम इस चीज को छोड़ें। दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे के लिए खैर सगाली के, मोहब्बत के जज्बात पैदा करें। जो कमजोर है, ताकतवर, उसके साथ बिल्कुल आहनी दीवार की तरीके से खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर एक भी कमजोर रह गया तो मेरा मुल्क कमजोर रह जाएगा। और हमें अपने मुल्क को अब किसी भी कीमत पर कमजोर न होने देना है, न किसी को करने देना है। और ये काम तालीम से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि देखिए नौजवान स्कूल में जो आता है, कॉलेज में जो आता है, यूनिवर्सिटी में जो आता है, उसी के जोश और उसी के जज्बे से हम हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने जो तालीम की जगह पे, तालीम के मरकज पे ये प्रोग्राम किया है, इस एतबार से भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करना बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने बात कह दी ना, वो पूरा एक तरह से बेस बन गया, इस चर्चा का बेस यहाँ पर तैयार हो गया। जो बात सर के जरिए से आई, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब के जरिए से आई, और मैं अब डॉक्टर असलम खान साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर असलम खान साहब, ये जो तिब्बे नबवी है उस पर आपके बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, क्या नेचुरोपैथी भी यही है क्या? इसको जरा मुझे समझा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह से आया है जैसे सन, सूरज, हम कहते हैं सूर्य, तो ऐसी तिब्बे नबवी जो है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो लोग इसको गलत फहमी में पड़ जाते हैं, यूनानी डॉक्टर है, ये हकीम है, ये वैद है, इनमें कुछ फर्क होगा, क्योंकि यूनानी डॉक्टर भी तिरफला देता है। या ये ऐसा हो जाता है कि यूनानी मतलब मुसलमान, आयुर्वेद मतलब हिंदू। ये बिल्कुल गलत है कि लिबास से या नाम से हम ये एक दूसरे को इसमें डिनोट करें, ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने स्टडी किया तिब्बे नबवी को, और फिर मैंने वेदों में देखा कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कहना चाहिए एसेट है, वो ये कि धन्वंतरी जो पहला विश्व का हकीम है, वेद है, डॉक्टर है, वो इस हिंदुस्तान की धरती पर उतारा गया, क्योंकि पहला मनुष्य भी इस हिंदुस्तान की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। तो जाहिर है जब मानवता यहां से शुरू हुई तो वैद भी यही चाहिए था। तो वो वैद जिसने वो नुस्खे दिए, जिसने ये बताया कि जितनी भी 3.5 लाख तरह की स्पेसीज हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन हैं, जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं वनस्पति जगत में देखते हैं, ये सब दवाइयां हैं। और हमारा काम भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि हर पौधा अपने आप में जो है दवा है, हर पौधा अपने पे एक दवा है। क्या बात है। और उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मैं खुद मिलिट्री में डॉक्टर था। 1984 में मैंने मिलिट्री सरसावा और एयरपोर्ट, सरसावा एयरपोर्ट, सहारनपुर रिमोट डिपो, दोनों जगह पर मैं सर्विस देता था अपनी। तो जब मैंने देखा कि तालीम की बहुत जबरदस्त कमी है, तालीम की कमी की वजह से बहुत बीमार होते हैं लोग, तो तब हमने ये मोहसिना किदवाई से, इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की। और मोहसिना किदवाई उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, वो सहारनपुर आई, उन्होंने 15 मई 1984 को इस कॉलेज की बुनियाद रखी। और तब से अब तक तकरीबन 10,000 लोग जो हिंदुस्तान का आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, वो सर्विस में है भारत सरकार की, यूपी सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, डिफरेंट जगह। और इसमें जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से और डिफरेंट जगह से लोग करते हैं जी। तो मैं इस पर, मैंने वहां से फिर 88 में रिजाइन किया जब यहाँ काम बढ़ गया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अपने पोटेंशियल को मैं एक्चुअल में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और खासतौर से मैं दयानंद और सर सैयद, इन दो लोगों को मैं अपना आइडल मानता हूं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जो है तालीम के लिए वक्फ कर दी। नहीं तो इतनी बड़ी, इतनी ऊंची सोच के साथ जब आप चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कामयाबी तो मिलना ही मिलना है सर। और कहते हैं ना कि जाहिल है अंधेरे में भटकता हुआ राही, आलिम है तो पढ़ लेता है आयते इलाही, जाहिल है जरो माल भी है वजह है तबाही, आलिम है तो करता है फकीरी में भी शाही। तो बहुत जरूरत है इल्म की, बहुत जरूरत है
अपने आप को सोचने समझने लायक बनाने की। मैं प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब के पास आना चाहूंगा, साबिक मेंबर हैं यूजीसी के। सर, हुकूमतें, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमतें बड़ा बजट रखती हैं एजुकेशन के लिए, बड़ा पैसा रखती दिखती हैं, कम से कम ऐलान तो इसी तरह का किया जाता है, दावे तो इसी तरह के किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क की तस्वीर खासतौर से एजुकेशन के शोबे में क्यों नहीं बदल पाई, और खासतौर से गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें वाकई तालीम की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। और इस सवाल का जवाब जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम पॉलिसी प्लानर्स जो हैं वो हमेशा हर साल सोचते हैं, हर दिन सोचते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की अगर गुर्बत को दूर करनी है, और वो चाहे न्यूट्रिशनल पावर्टी हो या हमारी सेहत से रिलेटेड हो, आखिर वो और उसके लिए जो पैसा जो मुहैया करना है वो कहाँ से करें, और जो करें भी वो किस तरह से जी। मैं इसमें एक बात तो आप लोगों ने, हमारे साथियों ने जो कहा उसको मैं आगे बढ़ाकर ये कहूँगा कि ये हमारे तमाम कल्चर, वेदा से लेकर के हमारे एक वर्ल्ड में और कुरान हदीस से में इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है कि तालीम जी फर्ज है और बहुत ज़रूरी है। और हमने यहाँ जी क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको कीजिए, जी। ना कोई बांट सकता है ना चुरा सकता है, जितना बढ़ाएंगे बढ़ेगा। जी। और ये जो आपने बताया कि इस एक बहुत बड़ी रोशनी। सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं भरत के अजमेरा साहब के पास जाना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए सर मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। बहुत सी बातें आपसे करनी, बहुत कुछ समझना है। भरत के अजमेरा साहब मलेशिया से तशरीफ लेकर आए हैं। आप सिंगापुर, इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों में और भी ये खास तौर से हर्बल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो भरत के अजमेरा साहब, हाउ टू प्लान टू प्रमोट हर्बल मेडिसिन इन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? Actually, this herbal medicine is really picking up in Malaysia and that ASEAN countries. So I met Dr. Aslam Khan about 3 years ago, and from there I've been discussing with him for a long time. Yes. And here I am today to support him Ji. and to also tie up with him on the promotion of National Medical College and Ayurvedic medications in Malaysia. Ji. And we plan to bring it global through the Malaysian and Singapore market, because I believe that Malaysia, where I live, Malacca, is the most popular tourist city in the world right now, number 12 in the world, and from there we will be able to market all over the world. क्या बात है। लेकिन सर, व्हाट इज द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर चैम्बर जो है, जिसके कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर चैम्बर? Okay, International Entrepreneurs Chamber is actually a business networking chamber where we gather Indian businessmen throughout the world and network for business purposes. And as you know, that every 5 people walking on this earth, 1 is an Indian. वाह जी। We must remember that 1 is an Indian from every 5 people walking. So I decided 7 years ago to form a business networking center for all Indian businessmen. And today I'm proud to say that I'm being here with the invitation of Dr. Aslam as well to promote partly the Ayurvedic medication, plus with all our members throughout the world knowing about Ayurvedic medication. वाह क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं दानिश खान साहब के पास जाना चाहूंगा, सीईओ है नेशनल मेडिकल कॉलेज के, और नेशनल मेडिकल कॉलेज की जो फार्मा है एनएमसी की, उसको देख रहे हैं। दानिश, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं मेडिसिन की, नेचुरोपैथी में, खासतौर से आयुर्वेद में भी और यूनानी में भी, और चाइना का बड़ा दबदबा है। हम ये तमाम लोग जानते हैं। हम कहीं ना कहीं, जबकि ये माल हमारा था, खोज हमारी थी सदियों से, हजारों सालों से, लेकिन चाइना ने इसमें बहुत तेजी से कब्जा किया है। ऐसे में आप लोगों को किस तरह की दिक्कत होती है इंटरनेशनल मार्केट में, कैसे आप लोग उसको फेस करते हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये जरूर मुझे बताइए। जी शुक्रिया, आपका बहुत अहम सवाल। इससे पहले मैं अपनी बातों का आगाज करूं, मैं इस मंच पर मौजूद हमारे गेस्ट जो हैं उनका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, और एज अ होस्ट एनएमसी फार्मा के बिहाफ पे आप सभी का जो यहाँ सामने तशरीफ रखे हैं, हमारे सहारनपुर की शान हमारे मेयर साहब, उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अरोड़ा साहब का इस्तकबाल करता हूँ,
और आपका यहाँ पर आके यहाँ की जो है शान को बढ़ाने के लिए आप सभी का मैं आभागी हूँ और अपनी बातों का आगाज शुरू करता हूँ एक मुद्दे से जो कि हम देखते हैं कि जो हेल्थ इंडेक्स है जी इंडिया का, अगर हम बात करें, हम अपने मुल्क को जब किसी तरक्की पर, साइंस टेक्नोलॉजी पर जाते हुए देखते हैं तो अपने आप ही इस फख्र से हमारा सीना चौड़ा होता है, खुशी महसूस करते हैं, हमारी जो है मनोकामना होती है कि हम इसी तरह से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहें। लेकिन ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है, बदनसीबी है जी। कि हेल्थ इंडेक्स में हमारा जो देश है, दुनिया भर के अगर मुल्कों की हम बात करें, सबसे निचले दर्जों पर हमारे देश का नाम आता है। आज भी हमारे जो गांव हैं वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। 1/3 ऑफ ऑल मैलनरिश्ड चाइल्ड, अगर हम कुपोषित बच्चों की बात करें, दुनिया भर के कुपोषित बच्चे जो हैं उनमें से हर 3 में से 1 बच्चा हमारे मुल्क का है। जी तो मैं ये समझता हूं, एनएमसी फार्मा ये समझती है, अगर हमें अपना खोया हुआ फख्र वापस लाना है, अगर हमें अपने पुराने ऋषि मुनियों के जो है रास्ते पर चलना है, पुराने हकीमों के रास्ते पर चलना है, उनकी जो खोज है, उनका जो तजुर्बा है, अगर वो हम पूरे विश्व के सामने, दुनिया के सामने सामने लेकर आते हैं और वही तकनीक उनको बताते हैं, तो मैं समझता हूं जो हेल्थ इंडेक्स है हमारी नीचे है वो भी ऊपर हो जाएगी। और यही तरीका है एनएमसी फार्मा भी जी, इसी को आगे लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं। इसी को मैं बहुत सारी आपसे और बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक में यहां पर जरूर लूंगा, लेकिन यहां पर मौजूद हमारे जो खास मुअज़्ज़िज़ मेहमान है वो भी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं। शोएब रजा आपके साथ होंगे, आप रखिए अपनी बातें। शोएब मेरे साथ ही खड़े हैं, आपके साथ हैं, आप देख सकते हैं, आपके साथ हैं, आपके बीच हैं, आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं। यहां पर मौजूद हमारे खास मेहमानों से सवाल भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए। मेयर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर कोई बात सोचते हैं तो जरूर रखिएगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेने जा रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी सलाम।
एनएमसी सहारनपुर प्रेजेंट्स तालीम से बदलेगी तस्वीर को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। खैर मकदम है आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम और हमारी खास चर्चा, खास तकरीब तालीम से बदलेगी तस्वीर। इस वक्त मेरे साथ डाइस में खास मेहमान हैं डॉक्टर असलम खान साहब हैं, प्रिंसिपल हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के और एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एम अंसारी साहब हैं, साबिक मेंबर हैं यूजीसी के, और दानिश खान साहब हैं सीईओ एनएमसी फार्मा के, और साथ में हमने अब जोड़ लिया है डॉक्टर अयाज खान साहब को, डॉक्टर अयाज साहब को, जो कि अयाज अहमद साहब जो कि एचओडी हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। आए उनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक बार फिर प्रोफेसर एम अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगा ब्रेक के बाद। सर, तरक्की के अमल में बुनियादी रुकावट अगर हम देखते हैं तो आपको क्या लगती है तालीम के अमल में, तरक्की के अमल में? ये जो आपने बात कही कि तरक्की के रास्ते में बुनियादी रुकावट क्या है, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि इसके ऊपर दुनिया में काफ़ी रिसर्च और शोध हुआ, और ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी समाज की, हमारे मुल्क की तरक्की होती है। तो ऐसा पाया गया पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो रिसर्च हुई कि यह नेचुरल रिसोर्सेस ही काफ़ी नहीं है, या जो कैपिटल गुड्स हैं यानी लैंड वगैरह है, लैंड बिल्डिंग, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन देखा यह गया कि वो समाज, वो कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वो मुल्क जो है बहुत तेज़ी से तरक्की करते जा रहे हैं, और उसमें कोरिया, चाइना वगैरह की एक मिसालें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो इसका मतलब ये है कि जिस समाज में, जिस मुल्क में एवरेज लेवल ऑफ स्कूलिंग होती है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन होता है, उसमें हमारा लेवल जो है और कंट्रीज के मुकाबले में कम है। उसी तरह से सेहत के मामले में जब देखते हैं, जैसा हमारे साथी ने कहा कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज बहुत हैं, और तमाम बातों के लिए ये ख़ास एक बात नज़र आई कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो तमाम फैक्टर से ज़्यादा अहम रखता है, इसलिए कि आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जिन समाज के पास, जिन परिवारों के पास एजुकेशन और अच्छी हेल्थ है, यानी कि हेल्थ से मुराद ये है कि वहाँ जहाँ लोग कम बीमार होते हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ लेवल ऑफ स्कूलिंग और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन होती है तो उनकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी जो भी रिसोर्सेज यानी पैसे या मैन पावर जो लगाए जाते हैं उनका एक माकूल इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से प्लानिंग जो है इफेक्टिव होती है। तो ये आप समझ लें कि ये कोई रिलीजियस कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप विद्या हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, बल्कि जैसा आपने पहले कहा कि तालीम से तस्वीर बदल सकती है या तकदीर बदल सकती है। तो उससे हमारी मुराद ये है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे तालीम और एक अच्छी सेहत का मेंटेन करना एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन मैं आप लोगों से, आप तमाम लोगों से, मौजूद मेहमानों से जानना चाहूँगा शेप के जरिए कि क्या रुकावट क्या है आखिर इसमें, हमारे मुल्क में क्या रुकावट है अच्छी तालीम और अच्छी सेहत में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इमरान, मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने के। आप लोग चाहेंगे कि किस तरह से तालीम बुनियादी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूलिंग भी हमारे देश में दो तरह की, एक सरकारी और प्राइवेट में इतनी ज़्यादा महंगी फीस है, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्योंकि तालीम अच्छी नहीं होती। क्या मानते हैं किस तरह से हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं यहाँ की पब्लिक को मिल पा रही, खास तौर से मेडिकल लाइन में। यहाँ पे प्राइवेट अगर ना हो तो शायद हम मेडिकल की लाइन में बहुत पीछे, इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में बहुत पीछे रहे हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें फीस या खर्च उनके इतने हैं जिसमें आम आदमी के बस की बात नहीं उसके खर्च को सहना, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया सहूलियतें नहीं है जिससे हम गवर्नमेंट के इस रवैये से मुतमईन तसल्ली नहीं है। जी बिल्कुल एक बड़ा सवाल है इमरान, क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है कि आप किसी MBBS भी करते हैं या दूसरी जो आला तालीम है उसको अगर डॉक्टरी में आप हासिल करना चाहते हैं तो बहुत एक भारी भरकम फीस। नुमाइंदे भी हमारे बीच है शोएब, नुमाइंदे भी हैं, समाज के अलग अलग शोबों से जुड़े हुए लोग भी हैं। क्या वाकई हुकूमतों ने कुछ खास नहीं किया? क्या आपको भी नजर आता है? सर कुछ भी कहना चाह रहे हैं शोएब जी आपके साथ? जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपके सामने सर आपने जो ये सवाल किया है, सीधे सीधे जब तक शिक्षा को हमारे संविधान में समवर्ती सूची से बाहर कर दिया गया,
सरकार का कोई दायित्व ही नहीं रह गया। यूजीसी के ऑनरेबल मेंबर यहाँ डायस पर खड़े हुए हैं, वो स्वयं जानते हैं कि शिक्षा जो है उसको अनुत्पादकता की श्रेणी में रख करके सरकार ने उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो शिक्षा का विकास कैसे होगा और जन जन तक और हमारे बच्चों तक शिक्षा कैसे आएगी? जब शिक्षा को केवल जनता के ऊपर सरकार ने छोड़ दिया है तो हमारा देश अभी उतना समर्थ देश नहीं है। बहुत अहम बात, मतलब तरजीह में नहीं है क्या? हुकूमतों की तरजीह में, उनकी प्रायोरिटी में शिक्षा तालीम नहीं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं शिव? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा को जब तक संवर्धित में नहीं लाया जाएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है कि शिक्षा के जो मूलभूत तत्व हैं वो हम जन जन तक पहुंचा सके। जी, बहुत सही बात आपने कही। इसका जवाब भी यहाँ डायस में मौजूद लोगों से मैं लूंगा। शिक्षा में जो हम लोग पिछड़ रहे हैं उसके सबसे बड़ा कारण प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर है। जब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच के अंतर को समाप्त नहीं करेगी, उसके लिए सरकार को मेरा एक सुझाव है, जिले का जो भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर हो या नेता हो, सबसे पहले उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला जाए। जिस दिन सरकारी स्कूलों में आईएएस आईपीएस और नेताओं के बच्चे जाने शुरू हो जाएंगे, पढ़ते रहते हैं, आजकल ट्रेंड चला है, ये फर्क अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मेरा सुझाव सरकार। बनी बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन आजकल ट्रेंड चला है शुएब। तालीम से जुड़े हुए हैं और ये तमाम चीजें पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि अभी उत्तरकाशी से उत्तराखंड की खबर आई थी कि मिड डे मील में एक डीएम ने अपने बच्चों को भेजा है। ये तमाम चीजें नहीं तो ये सिर्फ दिखावा होता है, ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं या वाकई बहुत सारे लोग इस पर अमल करते हैं? ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो शुएब कह रहे हैं, अभी हम देखते हैं खबरों, सर ने जो सवाल उठाया, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी में है नहीं। दूसरा, निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में बहुत फर्क हो चुका है, इस फर्क को कम करने की जरूरत है, और है तो किस तरह से? सर माइक। बात यह है कि जब हम एक गरीब देश होते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को तय करना पड़ता है। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज में हमारी प्रायोरिटीज क्या बनती हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि शिक्षा में को हमने प्रायोरिटी 1 पे नहीं लिया, सेहत को हमने प्रायोरिटी 1 पे नहीं लिया और हम और दूसरी चीज़ों में लग गए। मुझे इससे इनकार नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें लगना चाहिए था, हम लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना चाहिए था, इंस्टीट्यूशन जिससे गवर्नेंस मुल्क की चलती है, हमने उस पर मेहनत की, हमें करनी चाहिए थी। लेकिन जो बुनियादी चाबी है मुल्क की तरक्की की, सेहत और तालीम, उस पर हमारा बजट उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए था। अब 1991 के बाद से, जब से ये लिबरलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ और ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जाने लगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है, और जिसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, उसकी ताकत रोज बरोज बढ़ती चली गई। और तालीम जैसा शोबा जो कि खालिसतन गवर्नमेंट के पास में रहना चाहिए था या सोशल सेक्टर में रहना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। और आज आप ये देखेंगे कि मुल्क के बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियल घराने हैं, उन सबके कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, और प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी है कि आम आदमी उसको सह ही नहीं सकता है और नहीं चला सकता है। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपको हर रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली हुकूमत ही इस काम को अंजाम देगी, हम ये भी नहीं कह सकते कि खाली प्राइवेट सेक्टर इस काम को अंजाम देगा। आज आप देखेंगे ये हिंदुस्तान बदल रहा है, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर देखने की जरूरत है चीज़ों को। मैं अब से 30 साल पहले जब देखता हूं तो 30 साल पहले मुझे छोटे छोटी गंदी बस्तियों में, स्लम्स के अंदर, गलियों महलों के अंदर आपको कहीं कोई स्कूल दिखाई नहीं देता था। आज लोगों ने 1 कमरे के स्कूल बना रखे हैं, 2 कमरे के स्कूल बना रखे हैं, हर जगह तालीम की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है। हिंदुस्तान नीचे से उठ रहा है, वक्त लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में। लेकिन एक बात बहुत अहम जो आपके प्रोग्राम से जानी चाहिए, 3 जुमले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आज के हिंदुस्तान की जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम 3 नतीजों पर पहुंचेंगे। पहला, इकोनॉमिकली इंडिया इज बूमिंग, जिसका मतलब यह है कि हम हिंदुस्तान, जो हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई दुनिया की इकोनॉमी है। ये एक सच्चाई है। हम अपने क्रिटिसिज्म में अपने अचीवमेंट्स को ना भुलाएं, हमें ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उन अचीवमेंट से ही हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, पॉलिटिकली वी आर पोलराइजिंग,
ये जो हर चीज में हमने एक रास्ता ले लिया बदकिस्मती से कि हिंदू मुसलमान, ना हिंदू कहीं जाने वाला है दोस्तों, ना मुसलमान कहीं जाने वाला है। इस देश की सच्चाई, अगर इसके देश की सच्चाई राम है तो इस देश की सच्चाई अली भी है, और दोनों को ये समझना पड़ेगा। और ये एक का फॉल्ट नहीं है, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि हम इकट्ठे होकर जो कुछ कर सकते हैं वो अलग अलग होकर नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, मैंने कहा इकोनॉमिकली वी आर बूमिंग, पॉलिटिकली वी आर पोलराइजिंग। वोट लेने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, बाकी बाद में क्या होगा वो बात की बात देखी जाएगी। हिंदुस्तान कोई 5 साल का हिंदुस्तान नहीं है, ये 7000 बरस की संस्कृति है और ये 70,000 बरस आगे जाने वाली है। हम अपनी सोच में ऐसा जिससे कि जी इसकी जड़ में से ऐसा तोड़ दे जी, फिर हम इसको जोड़ना मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत है जी। इमरान साहब आपके तवज्जुह से और जी सलाम के तवज्जुह से वो ये है कि सोशली वी आर फ्रेगमेंटिंग। देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जब मैं ये देखता हूं कि कोई जाट के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहा है, तो गुजर के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहा है, तो मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहा है, जी कोई प्रकाश के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहा है, तो मैं जिस जहां से मैंने शुरू किया था फिर मुझे वो हिंदुस्तान बनता दिखाई नहीं देता जो मेरे और आपके बाबों का हिंदुस्तान होना चाहिए, कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो जरूरतमंद है, जिसको स्कूल जाने की जरूरत है, जी उसका नाम मत देखो, उसकी जाति मत देखो, बहुत अहम उसको बात है स्कूल में आपकी। जगह दो। डॉक्टर असलम खान साहब, जो बातें निकल के आई, सस्ता एजुकेशन और काम की तालीम, साथ ही गरीबों के लिए तालीम, उसमें आप अपने इंस्टीट्यूट को, अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने देखा, आपने मुझे बताया भी था कि सस्ती एजुकेशन उन लोगों को तैयार करना जो लोग गांव-गांव में गरीबों के लिए काम कर सके, ये काम। और जब बात हो रही है कि जब तालीम प्रायोरिटी में नहीं है, जब तालीम को लेकर के बहुत सारी बड़े ख्वाब नहीं है, ऐसे में आप लोग किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं? सही कहा आपने। और अभी जैसा कि आपने सुना कि इंसान की तकदीर बदल लेती है, मल्लाह का लड़का हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना, वो तालीमी की ताकत थी, और तालीम की ताकत जो है जी वो पूरी दुनिया को, देखिए हमारे यहाँ अभी आपने कहा पोलराइजेशन होता है इलेक्शंस में, क्यों होता है? क्योंकि हम अनएजुकेटेड हैं। अब यहाँ जो इलेक्शन में लंदन गया पिछले दिनों, इजिप्ट गया और जगह गया, तो वहां पर इस तरह की बातें नहीं की जाती इलेक्शंस में, कोई बात ही नहीं होती इस तरह की। यहाँ पर शेमफुल बातें होती हैं। तो जब हम एजुकेटेड होंगे तो हमारे जो रहबर होंगे वो भी इस तरह की चीजों में हमें नहीं उलझाएंगे। और हमने जब ये शुरू किया 1984 में, जी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए, जी, तो उन्होंने कहा कि आपको तो एमबीबीएस खोलना चाहिए था। लेकिन मैं खुद एक बहुत छोटी सी फैमिली से हूं और मेरे पास इतनी तादाद नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि भाई एक एमबीबीएस को 8 डॉक्टर चाहिए, 8 असिस्टेंट चाहिए, जो टेक्नीशियन चाहिए, और टेक्नीशियन चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, नर्स चाहिए, तो वो हमने तैयार किए हैं जी। और उसमें बहुत कामयाबी हमें मिली है। जी जी जी, उसमें कामयाबी ये मिली है हमें, तकरीबन आज सहारनपुर में, रुड़की में, देहरादून में, हरिद्वार में और आसपास के जितने जगह जाएंगे, आपको जो भी बच्चा काम करता मेरा किसी हॉस्पिटल में, वो एनएमसी से होगा। तो एनएमसी ने जो मैं कर सकता था छोटे से लेवल पर, क्योंकि मैं कोई सर सैयद नहीं हूं, मैं दयानंद नहीं हूं, ये मेरे आदर्श तो हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि इनको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ूं, वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ूं। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की और पहला कॉलेज है पूरी यूपी में जो इग्नू का मेडिकल मुझे कोर्स समझा दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे समझा दीजिए कि गांव में किसी के सीने में अगर तकलीफ हो गई और जी। 1 घंटे की दूरी पर बड़ा शहर है, तो आपके पढ़ाए हुए लोग, यहां से निकले हुए लोग, वो कैसे उस वक्त उसकी मदद करेंगे जबकि वो एमबीबीएस नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो 2-4 बच्चे जो हमारे यहाँ खड़े हो जाएं, ये वो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में तो ये भरत सिंह या ये लोग खड़े हैं जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, ये तो दे ही रहे हैं, ईसीजी वगैरह भी करते हैं और सीपीआर भी करते हैं। लेकिन अमेरिका में आप जाने हर इंसान को ये चीज सिखाई जाती है जो हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिखा रहे हैं, यानी सीपीआर हर एक दे सकता है। अगर कोई अचानक बेहोश हो गया, उसकी हार्ट बीट बंद हो गई, रेल में है, बस में है, भीड़ में है, कुछ या कोई शौक में है, तो फौरन उसको लिटा करके सीपीआर देने का तरीका हमारे यहाँ सिखाया जाता है। भरत सिंह जी, आप कर रहे हैं, हार्ट का कर रहे हैं, आप लोगों को सीख कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे जितने बच्चे हैं हर जगह जहां जहां पर भी है, बहुत खूबी के साथ में, जो जैसे मिसाल के तौर पे दांत में दर्द हो गया रात के 2 बजे, कहां जाएंगे डॉक्टर के पास? आप क्लू ऑयल, लौंग का तेल लगा लीजिए 1 बूंद,
ठीक हो जाते हैं आप। तो इंस्टेंट काम करती है नेचुरोपैथी, इंस्टेंट काम करती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये महंगी तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, सस्ती होती है। ये पढ़ाई और ये इलाज, ये दोनों महंगे तो नहीं होते? नहीं, आप देखिए क्लोव ऑयल जो है, एक तालीम और सेहत सस्ती हो तभी तो काम किए, तभी तो हर एक उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसको अपना पाएगा। जब वो डेंटल एलोपैथिक में तब्दील करती है तो 105 रुपए की हो जाती है, और वो लौंग का तेल मुश्किल से 5 रुपए का होता है। तो 100 रुपए का फर्क है, इतनी सस्ती है। तो वो लौंग का तेल एनेस्थेटिक होता है, उसको लगाएंगे आप एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को आजकल कुछ फैशन ऐसा है कि ऐसे लोगों के पास जाएं जो उनसे 500 रुपए फीस लें, उनका वो सब चीजें करें। लेकिन हम यहाँ स्किल्स सिखाते हैं, वो पहचान लें कि जब पेशेंट आके बैठा है, अगर वो उसकी बैठने की स्टाइल क्या है, लाइफ क्या है, क्या वो करता है, उसकी बीमारी का आइडिया वो अपने ब्रेन में सीटी स्कैन कर लें। उसको जरूरत नहीं पड़े सीटी स्कैन की, इसको क्या दवा देनी। जी, ये आप सिखाते हैं, स्किल्स आप सिखाते हैं। तो स्किल इंडिया जिसको कहते हैं ना, वो बना रहे हैं आप लोग, उसमें ताउन करें। एक बार जोरदार ताली। और ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कदम है। और मैं डॉक्टर अयाज अहमद साहब के पास जाना चाहूंगा, एचओडी हैं ग्लोकन यूनिवर्सिटी के। तालीम हमारे हुकूक, हमारे अधिकारों को, खासतौर से संवैधानिक अधिकारों को समझने में कितनी कारगर होती है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हम जानते नहीं कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें पता ही नहीं होता, ये तालीम ही नहीं हमारे पास नहीं होती। वो कैसे दी जाए, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपके पास रखा। जी, कानून की तालीम बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि हमारे देश में तालीम का स्ट्रक्चर है क्या जी। और जो इतनी देर से बहस में सुन रहा हूँ, लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी हैं। सरकारें क्यों छोड़ रही हैं? वो इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि कानून का जो स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान है, उसके अंदर ही एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अब इसको समझने की थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा। सपोज करिए कि सहारनपुर के बच्चों को तालीम हासिल करनी है जी। यहाँ से टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो घूमता हुआ कई रास्तों से होता हुआ, लखनऊ से होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा, फिर वहां से घूमता हुआ अप्रूव होता हुआ वापस सहारनपुर आएगा, और यहाँ के बच्चों को उसको आते आते उसका बीच में लुट जाएगा। और बच्चा जब वो एजुकेशन में अच्छे इदारे में एडमिशन लेगा तो उसके पास फीस देने का पैसा ही नहीं होगा। सबसे पहले तो पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए थी, कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए, पीए इनामदार के जजमेंट के बाद खासतौर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस जजमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट का रोल था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, और कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से, दोनों तरफ होने की वजह से, जो एजुकेशन पे बजट है जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए, सहारनपुर के लोग अपना पैसा इकट्ठा करें और सहारनपुर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है। डिसेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर हमारा हो तो अभी ये जो फीस वाली प्रॉब्लम आ रही है कि फीस, अच्छी एजुकेशन लेनी है तो हाई फीस है, फीस है नहीं आम आदमी के पास देने के लिए, पैसे नहीं है, वो कहां से हो? वो यहीं से इकट्ठा होकर यहीं लग सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। बहुत अहम बात, बहुत अच्छी बात आपसे जानने के लिए। तो इसलिए जो आज का प्रोग्राम है कि तालीम से तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, वो तब बदलेगी जब तालीम मिलेगी। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का डेटा है, अगर यूजीसी के मेंबर हमारे एमएम अंसारी साहब यहाँ पर हैं बीच में, वो बताता है कि इस वक्त 80% जो हायर एजुकेशन है इंडिया की, वो प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है। जाएगी नहीं, जा चुकी है। और जो 80% आबादी है देश की, वो उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो अगर आपको आला तालीम देनी है, प्राइवेट सेक्टर में देनी है, गवर्नमेंट ने तो हाथ खींच लिए पूरी तरह से। अब उसमें अगर हमें सपोर्ट करना है, सोसाइटी को खुद सपोर्ट करना है, तो फिर अब यहाँ पे सोशल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है। सोसाइटी में कम्युनिटी को खुद सोचना है कि हमें आला तालीम हासिल करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, लॉयर बनना है, तो इसकी जो पढ़ाई है जो इतनी महंगी है, उसके रिसोर्सेज कैसे जनरेट करें। तो एक माइंडसेट यहाँ पे चेंज होना भी ज़रूरी है कि हम जो हमारा ज़कात का पैसा है, चंदे का पैसा है, जो हम ऐसी तालीमों में लगा रहे हैं जिसका अभी कोई मॉडर्निटी से कोई लेना देना नहीं है, जो जॉब नहीं दे सकते, जो एम्पावर नहीं कर सकते, जो आपको जज नहीं बना सकते, जो ऑफिसर नहीं बना सकते, पीएम नहीं बना सकते, उन तालीमों के बजाय उस पैसे को, जो समाज का, कम्युनिटी का पैसा है, उसको हम हायर एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में लगाएं। बहुत अहम बात, बड़ी बात यहां से आई है कि तमाम अलग अलग समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो अलग अलग समाज है, उनको इस दिशा में सोचने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपना पैसा बेहतर तालीम के लिए, अपने ही समाज की ही सही, उस तालीम के लिए जिससे कि वाकई फायदा हो, जो मुल्क के लिए कुछ कर गुजरे, कुछ कर सके, उसमें लगाएं। मैं एक बार फिर दानिश खान साहब की तरफ जाना चाहूंगा। दानिश, सस्ती तालीम, सस्ती सेहत की बात हो रही है, आप भी प्राइवेट सेक्टर हैं, आप भी फार्मा चला रहे हैं, आप इसमें अपना लूपहोल, कमाना तो आपको भी है, देखिए कमाना तो आपको भी है, लेकिन आप समाज के लिए, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। शुक्रिया एक बार फिर से आपका।
देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर एक एमबीबीएस ट्रेन होता है तो उसका जाहिर सी बात है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कभी रिमोट एरियाज या गांव के एरिया में काम करने के लिए कभी दिल से राजी नहीं होगा। लेकिन जो सस्ती तालीम की अगर हम बात करें तो हम लोकल कम्युनिटी में से ही ऐसे नुमाइंदे, ऐसे जो है यंगस्टर्स, ऐसे यूथ को दावत देते हैं, बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ में किस तरह से आपको सर्विस करनी है, रूरल हेल्थ में किस तरह से आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो इस तरह की तालीम से हम देखेंगे कि हमारे जो गांव है, जिसका हम कहते हैं कि हार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो गांव में ही देख पाते हैं। अगर हम उनको तालीम ऐसी देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि तालीम के साथ साथ सेहत और तंदुरुस्ती को हम साथ रखेंगे, और ऐसे ऐसे हमारे नुमाइंदे अगर गांव-गांव में हमारे काम करेंगे, जो हमने लोकली ट्रेंड करे हैं और सरकार से बात करके उनको हमने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया है वोकेशन का, तो मैं समझता हूं वो मेन पिलर वही हैं, उन पर हमें ज्यादा फोकस करनी चाहिए, बजाय जो है मेन स्ट्रीम बात कर रहे हैं, आप लोग उसको कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको अमल में ला रहे हैं। बहुत बड़ी बात। शुएब के साथ हमारे बहुत सारे मौजूद मेहमान हैं। आप में से अगर कोई सवाल रखना चाहते हैं, आपके मन में भी अगर कोई बात है तो जरूर पूछिए। खुला मंच है एनएमसी सहारनपुर के जरिए, खास तौर से इस मैदान में, इस कैंपस में हम सबकी बातें आनी चाहिए। सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये जो गुरुकुल यूनिवर्सिटी से आए हैं, इन साहब ने एक बात रखी है, ये समाज के लिए है कि आप सब इस समाज में इकट्ठे हों, अपना चंदा या जिस भी तरह से जो ज़कात वगैरह जो भी कुछ कहा है वो इकट्ठा करें और अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। इसके अलावा जो ये यहाँ के इस इदारे के जो लोग हैं, उन्होंने जो बात कही है तालीम के बारे में कि हम सस्ती तालीम देना चाहेंगे। अभी डॉक्टर असलम साहब ने बताया है कि जहाँ तक सवाल है, महंगे एक्सरे ना कराएं, महंगे टेस्ट ना कराएं, सिर्फ देखते ही पहचान लें कि क्या मर्ज है और उस लिहाज से हम दवाई दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल तो कोई नहीं, सिर्फ ये कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात। क्या बात है। सिर्फ आगे भी जरूर आएंगे, हमारे बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी मंचासीन सभी गणमान्य जनों को सबसे पहले तो आपका करबद्ध नमस्कार, और सभी यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे मेहमान हैं उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा तालीम बहुत जरूरी है। तालीम दो होती है, कृपया ध्यान दें, बहुत गौर से ध्यान दें। एक तालीम एजुकेशनल होती है, जैसे हमारे अभी भाई साहब ने बोला कि उच्चतर हायर लेवल पे जो एजुकेशन है जी। एक हमें घर से मिलती है जो संगति होती है हमारी। जैसे माना डॉक्टर असलम खान साहब के पास कोई जाए, इन्होंने भी जो बात बताई कि लौंग का तेल वही काम करेगा जो कि बड़ी बड़ी जो हमारी मेडिकेटेड जो दवाइयां हैं वो काम करेंगी। तो संगति से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े तालीमदार हो गए तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। संगति, आध्यात्मिकता और बाकी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से पूछा कि आपने सबसे बड़ी गलती क्या की, तो उसने कहा यार मैंने एक करोड़पति को 2 दिन में ठीक कर दिया। तो ये तालीमदार है कि नहीं है, लेकिन वो गलती मान रहा है। दूसरी बात एक और, एक जज ने दूसरे जज से बैठा था, आपस में बात हो रही थी। उसने कहा यार क्या बात, आज क्या हुआ? उसने कहा यार वो जो बैरिस्टर थे वो आए और उन्होंने एक फाइल रखी, मैंने उनसे सबूत कहा तो उन्होंने सबूत दिए, और उसमें 50-50 हजार के नोट थे, 5 गड्डी थी अलग अलग। तो मैंने कहा ऐसे 5 सबूत और दीजिएगा। तो ये तालीम है कि नहीं है? कितनी बड़ी तालीम है? क्या उस तालीम का फायदा हो रहा है? तो सबसे बड़ी संगति हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरे जो सुरसा के मुंह की तरह जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल, वो भी अच्छी शिक्षा से ही मुमकिन है, अच्छी तालीम से ही मुमकिन है। बहुत अहम बात सर, बहुत अच्छी बात। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय हिंद भाई साहब सबको। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 21% मुसलमान रहता है। तालीम से मुसलमान की हालत नहीं सुधरेगी जब तक उसकी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं होगी। हमारे रहनुमा, उलेमा, नेता सब बीजेपी से ट्राकर वोट लेने का काम कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस। बीजेपी आ जाएगी तुमको मार देगी। मैं कहता हूं सियासी हिस्सेदारी हासिल करो। 21% आपका वोट है। अखिलेश यादव का 6% वोट है। 21% के लोग उनसे टिकट मांगने जाते हैं, मायावती से टिकट मांगने। ख्वाजा साहब आपसे सवाल ये भी है कि क्या हिस्सेदारी वो भी तालीम से मुमकिन है।
हुकूमतों की भी जिम्मेदारी एक तय करने की जी जरूरत है सर, क्या मैं आ रहा हूं इस मामले में कम जी से कम शुएब मैं तालीम के आऊंगा, मैं मामले आपके में? सवाल के साथ आऊंगा, इफ्तिखार साहब के पास आऊंगा। एक छोटे से वक्फे का इशारा यहां पर हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर लूंगा, लौट रहे हैं। बहुत खास चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। उम्मीद है आप लोग भी इस चर्चा को एंजॉय कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, और यही हमारा इस चर्चा को कराने का मकसद भी है। अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देखते रहिए जी सलाम।
बहुत खैर मकदम है आपका। नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर प्रेजेंट्स तालीम से बदलेगी तस्वीर को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। चर्चा बहुत खास, बहुत संजीदगी के साथ और बहुत अच्छे विचार सामने निकल कर आ रहे हैं और इस चर्चा का मकसद भी यही है। राजनीति पर बहुत बातें होती हैं, सियासत पर बहुत बातें होती हैं और भी इशूज हैं जिन पर बातें होती हैं, लेकिन तालीम के साथ संजीदगी से बात होना, तालीम के लिए ये एक बहुत बड़ी कोशिश होती है और बहुत मुश्किल काम भी होता है जो हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं और नेशनल मेडिकल कॉलेज के जरिए ये मुमकिन हो पाया है, इनके जरिए मुमकिन हो पाया है। और खासतौर से आपको बता दें, एनएमसी सहारनपुर 50 बेड वाले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के जरिए अपनी करिश्माई जो तिब्ब पद्धति है उसके जरिए इलाज कर रहा है। उसमें शिरोधारा है, कायोधरा है, स्टीम बाथ है, पंचकर्मा है, षटकर्मा है, सोना बाथ है, मड थेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है और साल्ट यानी कि नमक थेरेपी है। इससे बड़ी से बड़ी बीमारियों का कुदरती तरीके से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं आज तालीम की। कहते हैं ना कि जाहिल है तो हैवा की तरह पेट भरेगा, आलिम है तो फाके भी सलीके से करेगा। तो भाई आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। इस चर्चा में हमारे साथ डायस पर आ गई हैं डॉक्टर सफीना तबस्सुम। आप जानी मानी हिंदुस्तान की आई सर्जन है, मशहूर आई सर्जन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है और आज मैं इनसे समझूंगा कि नेचुरोपैथी में सस्ते इलाज में हम आंखों की देखभाल कैसे करें, इसके जरिए कुदरती तौर पर अपनी आंखों को कैसे बचाएं, ये हम समझेंगे। साथ में हमने जोड़ा है प्रोफेसर तनवीर चिश्ती साहब को जो कि साबिक एचओडी हैं पीजी कॉलेज मेरठ यूनिवर्सिटी और साबिक मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन उत्तराखंड के। सर आपका भी खैर मकदम है। मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब तो हैं ही, हमारे साथ प्रोफेसर एम अंसारी साहब भी हैं, डॉक्टर असलम खान साहब भी हमारे साथ हैं। चलिए मैं चलता हूं डॉक्टर सफीना तबस्सुम के पास, उसके बाद जी MBBS MS डॉक्टर सफीना तबस्सुम। सफीना जी, आप लेजर और फोको जो टेक्नोलॉजी होती है ऑपरेशन की आंखों की, उसकी एक्सपर्ट है। मैं उसमें लेकिन बात नहीं करूंगा आज आपसे, मैं आपसे बात करूंगा नेचुरली सस्ते तरीके से हम लोग, आम लोग बिल्कुल सस्ते तरीके से कैसे अपनी आंखों को बचाएं, ये आप हमें यहां से बताइए, क्योंकि वो भी तो कम से कम एक तालीम जानी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी बताया गया इस मंच पे, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वाकई में आंख की बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से निकली हैं। हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, हमने अनहेल्दी हैबिट्स शुरू किए तो वो डिजीजेस सामने आ गए। जैसे कि आपने आमतौर पे सुना होगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो आज की एक लेटेस्ट बीमारी है जिसके लिए मैक्सिमम ओपीडी, हमारी आई ओपीडी, मैक्सिमम पेशेंट इसी बीमारी से होते हैं। बोलते हैं कि आंख में जलन रहती है, आंख से पानी आता है, चुभन होती है। तो उनके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय तो यह है कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकें, अपने अंदर वो आदतें या वो हैबिट्स डाल सकें जो उनकी जिंदगी के गलत आदतें हैं उसको बदलने की। जैसे कि जब हम स्क्रीन टाइम देखते हैं, हमारी जिंदगी में आज सब लोगों के स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। हम अपनी आंखों को कंप्यूटर से, मोबाइल से, टेलीविजन से स्क्रीन को एक्सपोज करते रहते हैं। उसका टाइम हमें लिमिटेड करना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल में उसकी जगह को फिजिकल एक्सरसाइजेस में बदलना पड़ेगा। अगर हम एक फॉर्मूला सिंपल सा अपना लें जिसको कि हम ऑफ्थल्मोलॉजी में 20-20 का फॉर्मूला कहते हैं, उस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप 20 मिनट के लिए कोई स्क्रीन देखते हैं तो उसके बाद 20 सेकंड के लिए आपको ब्रेक लेना होता है, मगर हम लोगों में से शायद ही कोई ये फॉलो करता है जी। तो अगर हम ये इख्तियार करें कि हम जब भी किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हों तो एटलीस्ट 20 मिनट ना सही आधे घंटे बाद ही तो कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक ले पाएं तो दैट विल बी वेरी गुड और आप लोगों की आंखें बहुत सारे हार्म से बच जाएंगी। उसके अलावा आंखों की इस तरह की बहुत जी बिल्कुल। तो आप डिफेंस में भी अपने खिदमत दे चुकी हैं, सीआरपीएफ के साथ भी आप जुड़ी रही, उसके बाद इस वक्त आप सहारनपुर में अपने काम को अंजाम दे रही। मैं बहुत सी और बातों के साथ आपके पास आ रहा हूं। मैं प्रोफेसर तनवीर चिश्ती साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, हुकूमत जो बात कह रही है, मरकजी हुकूमत जो कहती है कि अकलियती तबके में खास तौर से ड्राई आउट की प्रॉब्लम को हमने खत्म किया या कम किया है कम से कम, क्या वाकई इन बातों में, इन दावों में दम दिखता है? क्या आप लोगों के बीच हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं? इसलिए मैंने सवाल आपके पास रखा। बेहद शुक्रगुजार हूं आपके सवाल जी। मैं सर आपके पास आ रहा हूं एक बार, लेकिन एक बार मैं फिर डॉक्टर सफीना के पास जाना चाहूंगा। सफीना तबस्सुम, उससे पहले मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं यही बात लेकर के प्रोफेसर एम अंसारी साहब के पास आऊंगा। सर, अकलियती तबके में ये जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम थी, इसको कम करने का दावा किया जाता है, ये है क्या? सच्चाई है क्या? ये तो बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ड्रॉप आउट जो है वो सिर्फ अकलियती में ही नहीं बल्कि
जी जी, मैं इसी सवाल के साथ सर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाऊंगा, क्या सच्चाई है इस दावे में? चलिए इस पे मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब ये जो बात होती है कि अक़लियती तबका जो है वो जल्दी ड्रॉप आउट कर जाता है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे आगे पढ़ाई को अपना पूरी नहीं कर पाते, आप लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लोगों के बीच आप बने हुए हैं, क्या लगता है आपको कि ये हो रहा है या आप चीजें सुधर रही हैं? देखिए, जैसा हम परसेप्शन लेके चलेंगे ना, हमें वैसा ही सब कुछ फील होता चला जाएगा। तो अक़लियत तो सही तो मैं हूं, और अक़लियत तो सही डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, अक़लियत तो सही सर सैयद थे, अक़लियत तो सही आप हैं। परसेप्शन लेकर जी परसेप्शन लेकर के जैसा परसेप्शन हुआ वैसा लगता है कि लोग अब अक़लियती तबके में खासतौर से एजुकेशन कितनी बेदारी आ रही है, हुकूमत के जैसे दावे हैं। देखिए, मेरे बचपन में मुस्लिम महल्लों में स्कूलों में जाने वाले बच्चों की सूरत ये थी कि जिस स्कूल में मैंने दाखिला लिया उसमें 43 बच्चे थे पहली क्लास में, और जब 5वीं क्लास पास की तो 2 रह गए। ये दौर था। आज सूरत हाल ये है कि आज आप देखिए मुस्लिम महलों के जाके सुबह के वक्त वहाँ जाके खड़े हों और आप ये देखें कि तालीम की क्या सूरत हाल है। आज हर शख्स बाकी हिंदुस्तानियों के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपने बच्चे को, चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे उसका टी स्टॉल है, चाहे वो मजदूरी करता है, हर शख्स पढ़ाना चाहता है। देखिए एक बात समझिए, जब अक़लियतों की बात होती है तो बुनियादी तौर पर निशाना मुसलमान होते हैं। इसलिए मैं सीधी सीधी बात करूँगा। बात यह है कि मुसलमान जो है इस मुल्क का, वो सारा का सारा लगभग और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। उसकी तिजारत भी वही है, उसकी तालीम भी वही है, उसकी माशरत भी वही है, उसके मामलात भी वही हैं, उसके मामूलात भी वही हैं। वो न सरकार से कुछ ले रहा है, न सरकार को कुछ ज़्यादा दे पा रहा है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो उसके यहाँ जो तरक्की का अमल, जो एक इनकलाबी कैफियत इस वक्त रखता है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको वो कहीं रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान में कोने कोने में, गांव में, देहात में तालीम के को लेकर जो बेदारी पैदा हुई है, अगले 20-25 सालों के अंदर मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में तालीमी इनकलाब बर्पा होता हुआ देख रहा हूँ। ये बेदारी आखिरी बात मैं कहता चलूँ, मदारिस का बड़ा जिक्र होता है। देखिए यहाँ दीनी मदारिस हिंदुस्तान में 5.5 लाख के करीब हैं, वो भी तालीम के मैदान में बड़ा अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। साउथ में आप देखिए मदारिस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मदारिस के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और एक मिसाल आपको दूं मौलाना गुलाम दस्तानवी साहब की। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और इसके अलावा दुनिया भर के तमाम कॉलेजेस, लाखों तलबा को तालीम दी जा रही है। तो हर तरफ से एनजीओ कितने काम कर रहे हैं। आज समझिए कि मुसलमानों के अंदर जो है वो कितने बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो कोई वजीफे से काम कर रहा है। ये मेरा सवाल फिर यही है कि ये हुकूमत के जरिए की गई काविशों का असर, मैं सर आपके पास आ रहा हूं, असर है या समाज की अपनी बेदारी है वक्त के साथ साथ? दोनों ही चीजें हैं। सरकार के जरिए भी अवेयरनेस लाई गई और मुस्लिम कौम या माइनॉरिटी जिन्हें आप कह रहे हैं, इनमें भी अवेयरनेस आ रही है। मैं एक प्रैक्टिकल जवाब आपको दे रहा हूँ। मेरा ताल्लुक मंगलौर से है। 20 बरस पहले वहाँ किसी स्कूल में उर्दू न थी। आज 50 मदरसे, स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें उर्दू की तालीम दी जा रही है। लेकिन मुझे शिकायत भी एक है, आप अरबाब ज़ौक़ सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कि सरकार ने कहाँ उर्दू को ज़िबह किया है, उस शक का भी जिक्र होना ज़रूरी है। सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिनियम में ये लिख दिया था उत्तर प्रदेश में, और वही नकल कर लिया है उत्तराखंड में, कि देवनागरी लिपि भाषा माध्यम होगी, अन्यथा कोई और नहीं। तो आज आप उर्दू मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। इसमें भी तरमीम लाने की ज़रूरत है। जब आपका बच्चा उर्दू पढ़ेगा नहीं बुनियादी तौर पर, तो क्या साइंस उर्दू में पढ़ लेगा? अगर तिब को जिंदा रखना है तो उर्दू को भी जिंदा रखिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रोफेसर ख्वाजा साहब ने सब कुछ कह दिया। उनकी तायद में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे न तो वो ऐसा मंगलौर मंजूर था कि जिसमें हिंदू हजरात ना रहें, माइग्रेट कर गए थे। आज आपके जरिए कहना चाहता हूँ, हमें ऐसी उर्दू भी नहीं चाहिए जिसमें हिंदू भाई भी शामिल ना हों। हमें ऐसी उर्दू चाहिए जिसे हिंदू भी बोलें, उर्दू भी बोलें, हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। और बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का ज़्यादा तालीम याफ्ता है हमसे। हमारे बच्चे उनकी सोबत में कुछ सीख रहे हैं, उनके ज़रिए भी हमें अवेयरनेस आ रही है। काबिल मुबारकबाद है प्रोफेसर ख्वाजा साहब के, इन्होंने मुश्तरका तहजीब का जिक्र किया, मुश्तरका कल्चर का जिक्र किया। सच बात यही है कि तालीम की है। हम सब इंसान हैं। 3 चीज़ें हम भी करते हैं, एनिमल्स भी, बच्चे पैदा करना, खाना खाना, सोना। लेकिन कोई एनिमल तालीम हासिल नहीं करता, ये सिर्फ आप करते हो। इसलिए इंसानियत की पहली दलील ये है कि
कि हम पढ़ें और पढ़ाएं, तालीम को आम करें। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। और यही निचोड़ है जो इस चर्चा का निकलता चला जा रहा है जी। और यहाँ से बहुत सारी बातें जा रही। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा डॉक्टर सफीना, आपसे बात अधूरी रह गई थी। मुझे आप ये समझाइए कि मैं आपकी थेरेपी की तो, आपकी पद्धति की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो डॉक्टर साहब की पद्धति है, उसके जरिए हम अपनी जिंदगी में अपनी आंखों और सेहत के जो बेहतर तरीके से रखने के लिए अपनी सेहत को क्या कुछ कर सकते हैं। एज ए एलोपैथी डॉक्टर आप कितना बिलीव करती हैं वो समझाइए, क्योंकि होता ही है ना कि इनके दावों को ये डॉक्टर्स काट देते हैं, तो यहीं पे सारा मामला खत्म हो जाता है। तो कम से कम आपके जरिए बात आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बुलाया आज। शुक्रिया। सही कहा आपने। एलोपैथिक डॉक्टर्स मोस्टली इस चीज़ को नकार देते हैं कि नेचुरोपैथी कुछ हेल्प करती है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुई तो मैंने चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एलोपैथी का भी पूरा तजर्बा मिला। मैं उसमें पढ़ सकी, उसमें डिटेल रिसर्च कर सकी। तो आज मैं ये कह सकती हूँ, बहुत अच्छे कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ कि नेचुरोपैथी का एक अहम रोल है, और उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रिवेंटिव रोल सबसे ज़्यादा नेचुरोपैथी से कर सकते हैं। कई चीज़ों का ट्रीटमेंट भी मौजूद है, लेकिन अगर डेफिनेटिव चीज़ें करनी होती हैं जैसे कि सर्जरी, तो उसके लिए हमें वापस एलोपैथी की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन नेचुरोपैथी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है चीज़ों को। जी, काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। मतलब सस्ते में इलाज की बात कर रहा हूँ ना, हम सस्ती तालीम, सस्ते इलाज जो सबके लिए मैसर हो, उसकी बात कर रहे हैं। अंसारी साहब, तालीम और सेहत सस्ती आपने बात की, वो मुहैया हो रही है और लोगों में बेदारी भी आ रही है। ख्वाजा साहब ने बताया कि अक़लियतों में भी और तमाम तबकों में, सभी समाजों में बेदारी है अब एजुकेशन के लिए, फिर भी हमारी हुकूमतों ने इसको प्रायोरिटी पर नहीं लिया। क्यों? जो बात वहां से एतराज़ात आए कि आखिर क्यों अभी भी हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी में नहीं है एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता जा रहा है। डॉक्टर साहब जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इसके लिए भी काम कर रहे हैं, वो सब कम खर्चे में सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन क्यों जो है सब तक पहुंच नहीं पा रहा है? इसका जवाब आपको इससे मिलेगा, जब ये 70s और 80s के दशक में दुनिया में तमाम जगहों पे एजुकेशन रिफॉर्म हो रही थी, तो मुझे इत्तफाक हुआ एक अपने फार्मर प्राइम मिनिस्टर से बात करने की, जो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। मैंने उनसे बात ये ज़रूर की कि मैंने कहा, सर आप जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ हमारे समाज के लिए कितना ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए, जबकि चाइना, कोरिया और देश जो है यूरोप वगैरह बहुत आगे जा चुके हैं। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि जब से हमने आज़ादी हासिल की तब से हम इलिटरेसी और गरीबी से जूझते जा रहे हैं। तो सवाल ये रहा है हमेशा कि आखिर हम नए नए स्कूल खोलें, टीचर्स को रिक्रूट करें या उनको ट्रेनिंग दें, या हम लोगों को खाना खिलाएं। यानी वो पॉवर्टी जो है तब से आज तक जो है वो शामिल है। और गवर्नमेंट ने हर साल ये कहा कि हम एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेंगे और हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और ना होने की वजह से हमारी चूंकि ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोगों ने डिमांड की कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनवाइट कीजिए। और जब प्राइवेट सेक्टर को खोला गया तो आज जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 80% एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे हायर एजुकेशन की है, प्राइवेट सेक्टर में जा चुका है। और इसी तरह से हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज जो हैं वो आज 80% आपकी प्राइवेट सेक्टर में है। तो जिससे ये तो ज़रूर हो रहा है कि गरीब जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश ने हुकूमत ने ये कोशिश की कि ये सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा तक बढ़ाया जाए। और फिर अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको मालूम है कि हमारी मौजूदा सरकार ने एक आयुष्मान भारत के नाम से जो स्कीम चलाई है, उसमें पूरी कोशिश ये की गई है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको कवर किया जाए। और इसी तरह से एजुकेशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो ये था कि 14 साल तक यानी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होगी तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। और अब देखते हुए कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो ये सरकार ने एक समग्र एजुकेशन के नाम से ये नई स्कीम चलाई है, जिसके तहत ये एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी ये तमाम जो है वो शामिल कर लिया है। और इसको एक कोहेसिव तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये सही है कि जो हमें रिसोर्सेज चाहिए या जो स्ट्रेटजी है वो हमारे पास नहीं है। और बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि अभी हमारी एजुकेशन जो है गरीबों तक नहीं पहुंच चुकी है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का है चाहे नॉन माइनॉरिटीज़ का है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी में भी ऐसे हैं जो अभी उनको तालीम का और अच्छी सेहत का फ़ायदा नहीं मिला। वो अलग बात है कि उनमें परसेंटेज कम है और गरीबों में ज़्यादा है, खास करके माइनॉरिटीज़ में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि
जहां आप नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो सरकारी पैथी भी शुरू हुई है, जिसमें ये समग्र एजुकेशन लॉन्च हुआ है और आयुष्मान भारत भी हुआ है। ये तमाम जो डॉक्टर साहब का इदारा हुआ या इस तरह के संस्थान हुए, ये आयुष्मान भारत में ही अपना ताउन दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश करूंगा, शुएब इस वक्त आपके साथ हैं, अपनी बात रखिए और जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शुएब। बिल्कुल इमरान, मैं चाहूंगा इस बार कि कुछ औरतें भी यहाँ पर है तो उनसे बात की जाए अगर वो सवाल करना चाहती है। जी, मैं डॉक्टर असलम साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। जी, मैंने इनका करिश्मा NMC हेयर ऑयल यूज किया है, इससे मेरे बाल काफी अच्छे हो गए हैं और जो टूटना भी बंद हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरी जो सासू माँ है उनको डायबिटीज है, मैं पूछना चाहती हूँ सर से क्या उसके लिए कोई प्रोडक्ट है आपके पास? हाँ, बहुत अच्छा आपने मालूम किया कि डायबिटीज पे हमने तकरीबन 6-7 साल रिसर्च की और जो प्रोडक्ट हमें तिब्बे नबवी और खासतौर से जो शुशरत के जो नुस्खे थे उन दोनों के संगम से हमने जो कैप्सूल बनाया उसको रजिस्टर्ड कराया और विद इन 3 मंथ्स JMP और ISO को मिल गया। उसका नाम है करिश्मा शुगर गो कैप्सूल 786 के नाम से। वो आप दे सकती हैं, एक कैप्सूल सुबह एक शाम ले सकती हैं आप यहाँ से, और ऑनलाइन भी पूरे इंडिया में और थ्रू आउट वर्ल्ड, ये मतलब जो हमारे पास बाहर से भी आते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। और जी शुएब, और बहुत सस्ता भी है। बिल्कुल इमरान, कोई और अगर सवाल करना चाहे। जी सर, आज के समय में है ना सबसे ज्यादा चर्म रोग फैल रहा है सर, और कुछ गरीब आदमी हो जो बेचारे उसका इलाज नहीं करवा पाते, तो उसका कुछ आसान तरीका जिससे वो ठीक हो सके, और उसका आहार वो क्या ले क्या ना ले सर, उसके बारे में। स्किन डिजीज, त्वचा रोग, चर्म रोग। एक तो वो मसालों में अजीनोमोटो ना ले, कभी भी बाहर का ऐसी जगह खाना ना खाए जहां का स्वाद जो है उसको बार बार वहीं जाने पर मजबूर करता हो। और दूसरा ध्यान वो रखे कि मर्द सौंफ जो हमने बनाया है, करिश्मा मर्द सौंफ 786 के नाम से, तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मर्द में ये ताकत होती है। हमने उसमें सैंडलवुड मिलाया है, उसमें हमने कैलेंडुला मिलाया है, और जो हमने भाप गुजारी है उसमें वो हल्दी की गुजारी है। हल्दी खुद भी एंटी कैंसर, और इसमें 1000 तरह के बैक्टीरिया हमारी स्किन पर होते हैं। अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे, ये किड फ्रेंडली है, मेड बाय हैंड है, NMC फार्मा का 5 स्टार प्रोडक्ट है। तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। आज आपको सबको फ्री दिया जा रहा है, आप उसको यूज करें जो आज दिया जा रहा है। जो भी कोई यहाँ से जाना, अब वो तो जाए ना, और स्टार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपको, तो वो मर्द सौंफ हम आपको देंगे। आपसे करिश्मा आप बताइएगा फिर हम अगली मीटिंग। जी शुएब। जी सर, सवाल पूछिए। सर, मैं असलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम यहां पर आए हैं। सब सीनियर सिटीजन्स यहां पर आए हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सहारनपुर में जो है चिराग तले अंधेरा हो रहा है। मैं कई साल से सोच रहा था कि नेचुरोपैथी के लिए मैं कहाँ जाऊँ, सोनीपत जाऊँ, शामली जाऊँ, कहाँ जाऊँ। अभी 5-6 महीने पहले डॉक्टर असलम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा सेंटर है और सहारनपुर में चिराग तले अंधेरा हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कभी महीने में 15 दिन में आप एक बार बुलाकर यहाँ का जो प्रदर्शन है वो हमें दिखाएं, जिससे कि हम यहाँ आकर और अपने परिवार को भी दिखाएं कि ये सहारनपुर में हो रहा है और आप इसका फायदा उठाएं। नंबर 1। आपको बता दें कि जी नंबर 2 मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो तालीम से बदलेगी तस्वीर, ये एक एजुकेशन की तरफ तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सफाई है, जैसे हमारे परिवार की माँ हैं, बहनें हैं, अपने बच्चों को समझाएं जब खाना खाएं तो अपने हाथ धोकर खाएं। इस तरह की जो नॉलेज है हम अपने बच्चों को अगर देंगे, सफाई रखेंगे, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारे मोहल्ले में जो है बच्चों को हम ट्रेन करें। आपके जो ट्रेनिंग है वो भी कोई सेमिनार लगा सकते हैं, मोहल्लों में जाकर सेमिनार लगा सकते हैं कि सफाई की तरफ भी ध्यान दें, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई दवाई नहीं होगी और कार्य होगा। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात जी किया। मैं बता दूं कि 1984 में सहारनपुर में साबरी बाग में, जो लोग पुरानी एज के यहाँ के हैं जानते होंगे कि इस तरह के हमने मेडिकल कैंप फ्री शुरू किए थे। उसमें एक्सरे भी फ्री था, डेंटल सर्जन भी फ्री था, वो दांत निकलवाना, हकीम, वैद, होम्योपैथ सब लोग फ्री सर्विस देते रहे। और इस तरह तकरीबन 1000 कैंप हम लगा चुके हैं और अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं सहारनपुर में। और जो आपने कहा कि बैक्टीरिया वाली बात है, जब हम हाई स्कूल कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो पानी है उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जान लेंगे। इसलिए एजुकेशन से जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता का प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटिकली तालीम से स्वच्छता, तालीम से स्वच्छता, ये भी बहुत काम जरूरी है। इसके सवाल के साथ और मैं ऐलान कर दूं आज, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन का मेंबर हूं और हमारे फाउंडर भी यहाँ बैठे हैं, हमारे मेयर साहब भी बैठे हैं, कि
जो हमारे सीनियर सिटीजन के तकरीबन 1188 मेंबर की लिस्ट मुझे दी इन्होंने कल, तो ये जो ले है इन सब के लिए देखिए, वैसे अगर आप केरला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें जो स्टीम बाथ है या स्टीम मसाज है या सोना बाथ है, शिरोधारा है, मड थेरापी है, क्रोमोथेरापी है, इवन देन कैंसर के पेशेंट भी ठीक होके गए हैं यहाँ से। तो ये जो अगर आप केरला जाएंगे तो केरला वगैरह में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगते हैं, और यहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि शिरोधारा का सिर्फ 500 रुपए लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अपने खास तौर से सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें 50% उनके लिए डिस्काउंट है। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। और हर दवा में इनके लिए 50% डिस्काउंट जी, जो भी वो चाहें वो हाजिर है। तालीम से कभी भी आ खिदमत की सकते हैं। तरफ, तालीम से सेवा की तरफ, तालीम से स्वच्छता की तरफ, तालीम से बेदारी की तरफ, इसलिए आपको एक्सीलेंस इन हेल्थ 2017 का अवार्ड दिया गया है वजीर आला सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के जरिए। ये भी डॉक्टर साहब की एक बड़ी उपलब्धि 2017 में। जोरदार तालियां। और मैं आना चाहूंगा तनवीर चिश्ती साहब के पास। तनवीर चिश्ती साहब, यही आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे समाज में हम अकलियतों की अगर हम बात करें, तालीम सेहत के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो बेदारी स्वच्छता के लिए होनी चाहिए, वो भी एक तरह से नहीं है, उसके लिए भी काम होना बाकी। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, उस दिशा में भी काम होना बाकी है। स्वच्छता कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ा मसला है अकलियतों में, खास तौर से। मुझे अर्ज करने दीजिए कि इस्लाम में आधा ईमान है सफाई। तो अगर हम बच्चों को ये बताएं कि ईमान का आधा हिस्सा सफाई है, तो मैं समझता हूँ कि उम्र भर साफ रहने की कोशिश करेंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा यकीन है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में तशरीफ लाते तो बजाय वजू के आप 5 बार स्नान यहाँ कंपलसरी करते, क्योंकि यहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर है, वहाँ पानी स्कैरसिटी में है, वहाँ है नहीं पानी जहाँ 5 बार पानी से वजू करना पड़ता है। यहाँ बहुत है पानी, ज़बरदस्त मिकदार में है, इसलिए यहाँ तो 5 बार गुस्ल फर्ज हो जाता। मैं कहता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद ही सफाई पर है, इस्लाम की बुनियाद ही तालीम पर है, इस्लाम की बुनियादी मोहब्बत पर है। एक बात आपके हवाले से कहना चाहता हूँ अवामुन्नास से कि लुकमान बहुत बड़े हकीम हुए, उनसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने कई लाख लोगों को देखा और 200 बरस लोगों का इलाज किया, लाखों जड़ी बूटी। उन्होंने कहा आज सीक्रेट बता रहा हूँ। लोगों ने कहा सीक्रेट बताइए। तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप मोहब्बत और इज्जत दीजिए पेशेंट को। किसी साहब ने कहा कि साहब अगर फिर भी ठीक ना हो, तो आपने फरमाया डोज बढ़ा दीजिए। तो तमाम हुक्मा और डॉक्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने फवायद रख दिए प्लांट्स में, उनका तो भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन तमाम फिजिशियंस को ये चाहिए कि वो मोस्ट रेस्पेक्टफुली पेश आएँ अपने पेशेंट से। फिर इंशाल्लाह देखिए सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा उसका, दवा प्लस अखलाक का उस पर असर होगा, और इंशाल्लाह ये दुनिया रहने लायक बन जाएगी। न पोल्यूशन होगा, न बदतमीजी होगी, न बद अखलाकी होगी, न इग्नोरेंस और जहालत होगी। आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ, नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह तुम्हारी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा हम ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं तालीम से बदलेगी तस्वीर हमारे इस खास प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद।